ओके, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग स्टार्ट की थी, और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में हम लोगों ने अभी तक क्या है कि दो टाइप के मेथड थे, मेन मेथड दो टाइप्स क्या थे, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को भी फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसमें आता है सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, और दूसरा होता है क्या, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के भी फर्दर हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़े थे कि उसके भी क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये चारों टाइप्स की हम लोगों ने डिटेल में जो है स्टडी कर ली थी, पढ़ लिया था एक बार। ओके ओके, देन उसके बाद जो है अच्छा ये बताओ कि पहले इनमें जो अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग था, ये जो 4 टाइप्स पढ़े थे, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या सब लोगों ने, जिन लोगों ने डायरेक्ट क्लास नहीं की थी उस टाइम पे, वीडियो देखा था? आई वांट आंसर्स। हैव यू सीन द रिकॉर्डेड वीडियो? नो मैम, हम लोग क्लास क्लास नहीं की थी ना 12 बजे वाली, 12:30 वाली? नो मैम। देन उसके बाद वीडियो तो देखना चाहिए एटलीस्ट बाद में। हाँ, सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया, तुम लोगों ने क्लास नहीं की है, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर से बाद में वही सब चीजें रिपीट होने वाली हैं। ये तो आपकी गलती थी कि आपने क्लास नहीं की। बहुत सारे लोगों ने नहीं की थी, सिर्फ एक या दो बच्चे थे। तो जिन लोगों ने क्लासेस नहीं की थी 12:30 वाली, वो लोग इसे डिटेल में पढ़ने के लिए इसके जो वीडियो है रिकॉर्डेड, इसका मैंने यूट्यूब लिंक भी सेंड किया था, उसे एक बार जाके फिर से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस चैप्टर में से इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, और पूछेगा, आगे भी पूछेगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि 100% जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग रैंडम सैम्पलिंग मेथड पे। रैंडम सैम्पलिंग मेथड पे ये देखा था हमने कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे जो है सैंपल्स कलेक्ट करने हैं या कैसे हमारे डेटा को कलेक्ट करना है। तो इसमें फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप्स के होते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट वन इज जजमेंट सैम्पलिंग, जिसे हम नंबर 3 नाम दिए हैं क्योंकि हम लोगों ने 1 2 यहाँ पढ़ लिया था। फिर 3 नंबर पे जजमेंट सैम्पलिंग, फिर 4 है कोटा सैम्पलिंग, और 5th है क्या, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आज इसी को डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है, उसके बाद जो है हमारा सैम्पलिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में कैसे डेटा कलेक्ट होता है, सबसे फर्स्ट मेथड हो गया क्या, जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है ना कि इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो इन्यूमरेटर है या जो जो इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर हम कह सकते हैं कि कौन सैंपल कलेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि जो है सैंपल्स जो है वो कैसे कलेक्ट करना है। समझ रहे हैं आप? जो इन्यूमरेटर है उसके जजमेंट पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें सैंपल को किस तरीके से कलेक्ट करना है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमें क्लासरूम से जो है बच्चों के सैंपल कलेक्ट करने हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स के सैंपल कलेक्ट करने हैं किसी क्लासरूम से, तो उस क्लासरूम में हो सकता हो अलग अलग 3 रो हो, टोटल जो है 1 2 3 और 3 करके 3 रोज हो। उस 3 रोज में जो हमारा इन्यूमरेटर है या इन्वेस्टिगेटर है, उसने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि जो वो क्या करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट रो के स्टूडेंट्स को चूज करने वाला है। उसने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जो 5 बच्चों को लेना है ना, तो हमें मार्क्स जब चाहिए तो हो सकता हो कि जो फर्स्ट स्टूडेंट वाले बच्चे हो वो ही अच्छा मार्क्स गेन करते हो। तो उसने मन में डिसाइड कर लिया कि फर्स्ट रो वाले बच्चों को ही हमने क्या करना है, चूज करना है। उन्हीं में से हम लोग जो है क्या करेंगे, सैंपल्स निकालेंगे और 5 सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे उस तरीके से, और बाकी के इनको हम पूछेंगे भी नहीं, यानी कि पीछे के रोज वाले बच्चों को जो है देखने भी नहीं जाएंगे। तो ये किसके ऊपर डिसाइडेड था, ये था इन्यूमरेटर के जजमेंट के बेसिस पे सैंपल को कलेक्ट किया गया था, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था, उसने एक
अपना मन बना लिया था कि वो इस तरीके से करेगा, सैंपल्स कलेक्ट करेगा। ये मेथड ना इसलिए भी किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है, जो इन्यूमरेटर है या तो जो इन्वेस्टिगेटर है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो पर्टिकुलर जिस फील्ड में सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ से हम डेटा निकालेंगे तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिलेगा। तो ये उसके हो गई उसकी क्या मेरिट, कि इस मेथड से अगर इन्यूमरेटर नॉलेजेबल है, स्किलफुल है, उसे पता है कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, क्या स्टेप है, तो उस टाइम पे ये मेथड जो है बहुत अच्छा होता है, अच्छा कंसिडर किया जाता है, इस मेथड को चूज करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे इन्यूमरेटर है वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेगा, कुछ गलती नहीं करेगा डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये उसका एक मेरिट हो गया कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसके जजमेंट जो है उसको पता है कि बस हमें कुछ ही लोगों से सैंपल चूज करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है। और दिस मेथड टेक्स एक्सपेंसिव कम है तो ये टाइम भी कम लेगा। और इस मेथड में जो अवॉइड्स होते हैं, इररिलेवेंट आइटम्स होते हैं ना, उन्हें अवॉइड किया जाता है, मतलब कि बिना मतलब के जो है बहुत सारा डेटा नहीं कलेक्ट होता है, तो हमें जहां से एक्यूरेट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके सिर्फ उन्हीं से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गए कुछ उसके मेरिट्स। देन इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। क्या होते हैं डीमेरिट्स? जैसे कि इस मेथड में जो है बायसनेस के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, जजमेंट के ऊपर होता है इन्वेस्टिगेटर की, यानी इन्वेस्टिगेटर का जहां मन करेगा, जैसा मन करेगा वो उस तरीके का डेटा कलेक्ट करेगा, तो इसलिए बायसनेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और प्रेजेंस ऑफ एरर, गलती होने के चांसेस भी बहुत होते हैं इस टाइप की मेथड में। तो ये हो गया उसके कुछ डीमेरिट्स। नेक्स्ट हमारा था 4 टाइप ऑफ सैंपल। क्या था? कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है कि इस मेथड में population is firstly divided into various subgroups and further from each group limit is fixed on sample size. Once this limit is achieved, the selection of item from the population is stopped. इस मेथड में क्या किया जाता है ना कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन होती है उसके उस पॉपुलेशन को फर्स्टली ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये चीज हम लोग कहीं और भी पढ़ चुके हैं, किसी को याद है कहाँ पढ़े हैं पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करने का? मैम इकोनॉमिक नहीं नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक में नहीं, अभी पीछे ही कुछ सैम्पलिंग मेथड में ही हम लोग और टाइप्स पढ़े थे जिसमें हम लोग क्या करते थे, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते थे, जिसे हम बोलते थे स्ट्रैटा, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था स्ट्रैटा। ठीक है, ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये जो पर्टिकुलर मेथड होता है ना, इसमें भी क्या किया जाता है, पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो जो है सारे लोग जाके फिर से देखना, अभी मैं लिंक इन पर क्लास ओवर होने के बाद फिर प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे आप फ्री होगे उसको देखना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी जो पॉपुलेशन है ना उसको ग्रुप बना दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप, वेरियस ग्रुप बना दिए जाते हैं और सब ग्रुप बना दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, कोटा। कोटा मतलब एक जो है लिमिट लगा दी जाती है कि इस ग्रुप में इतने लोग रहेंगे, इस ग्रुप में उतने लोग रहेंगे, इस तरीके से। और इस गिवन कोटा जो अलग अलग हमने कोटा सेट कर दिए है ना, उसमें से क्या किया जाता है, सैंपल्स को उनके पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो क्या किया गया यहाँ पे कि सबसे पहले तो जो सैंपल्स थे उसके ग्रुप बना दिए गए अलग अलग। ठीक है, इसका ग्रुप बन गया, एक इधर ग्रुप बन गया, एक इधर बन गया, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। इस ग्रुप बना दिया गया, इस ग्रुप में से हर एक ग्रुप में से क्या किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है हर एक कोटा में से, इसे हम ग्रुप को क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोटा बोलेंगे, क्योंकि हमने लिमिट तय कर दी थी कि एक कोटे में कितने फिक्स रहेंगे, कितने एलिमेंट्स रहने वाले हैं। हर एक कोटा में से जो है सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कैसे किया जाता है?
जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने जजमेंट से, वो अपने अकॉर्डिंगली, उसे जिस तरीके का चाहिए रहता है वो खुद डिसाइड करता है कि हमें क्या चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, तो उनमें से वो सिलेक्ट करता है। तो ये मेथड क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं हम कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, और कोटा सैम्पलिंग को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक टाइप का, जिस तरीके से स्ट्रैटिफाइड मेथड पढ़े थे हम लोग, उसी से सिमिलर है। बस इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो ये कोटा बन गए थे, कोटा प्रिपेयर हुए थे, इन कोटा में से इन्वेस्टिगेटर अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग पिक करता है सैंपल्स को, लेकिन उस वाले में ऐसा नहीं होता। उस वाले में कोटा में से रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड में जो स्ट्रैटा बनता था उसमें से रैंडमली सेलेक्ट किया जाता था, बट यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आइटम सेलेक्ट होता है वो बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, ऐसा किया जाता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? तो फिर मेरिट्स क्या होते हैं, क्या क्या मेरिट होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं कोटा सैम्पलिंग के? सबसे पहला है कि ये इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल होने का मतलब है क्या बोल सकते हैं कि ये टाइम कम कंज्यूम करता है और लेस एक्सपेंसिव होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं क्या है, ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूम करता है एंड लेस एक्सपेंसिव होता है, एंड लेस चांस ऑफ बायसनेस। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि क्या, लेस चांस ऑफ बायसनेस मीन्स जो इसमें जब हम इसमें कोटा डिसाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये नहीं रहता है कि हम कॉन्जिक्यूटिवली लगातार जो है सैंपल्स को पिक कर सके, या ऊपर ही जो एक ही ग्रुप में मेरे सारे फेवरेट हैं तो उन्हीं को सारे चूज कर लिया जाए। इस तरीके से नहीं किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो है कोटा बन गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर कोटा में से ही पिक करना पड़ेगा। वहां भले हम अपना जजमेंट काम करें, इन्वेस्टिगेटर अपने जजमेंट से पिक करे, लेकिन जो है उसे ग्रुप तो बनाना पड़ेगा कुछ कैटेगरी के हिसाब से। इससे क्या होगा कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है ग्रुप बन जाएगा, कोटा बन जाएगा, और हर कैरेक्टरिस्टिक्स के सैंपल्स को पिक किया जा सकता है। इससे ये फायदा होगा। फिर नेक्स्ट है डीमेरिट। डीमेरिट क्या हो सकती है कोटा सैम्पलिंग की, कि नीड ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। ऑब्वियसली अगर हमें ग्रुप बनाना है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स के बेसिस पे बनाना है, तो जो है क्या कि एक प्रॉपर जो है ट्रेनिंग की जरूरत है, यानी स्किल्स की जरूरत है। किसको, इन्वेस्टिगेटर को। जब भी हमें जजमेंट लगाना होता है, इन्वेस्टिगेटर को अपनी माइंड यूज करनी पड़ती है उसमें, तो अगर वो ट्रेंड नहीं रहेगा तो एक अच्छा सैंपल कलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, and every item does not get equal chance of selection. There is chances of error in samples। इसमें एरर के भी चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हो सकता है हर ग्रुप में से ऐसे ही पिक हो गए, या क्या हो सकते हैं कि जजमेंट में कोई एरर आ गया, मीन्स जो है इन्वेस्टिगेटर वो समझ नहीं पाया कि किस तरीके का जो है, जो उसने डिसाइड किया है पिक करने का मेथड, वो क्या एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उसको जो रिजल्ट चाहिए उसको लेके, तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और फिर है कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होता है। हमारा फिफ्थ जो मेथड है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब पता है किसी को क्या होता है, कन्वीनियंस? कन्वीनियंस मीन्स, ये वर्ड सुना होगा, काफी कॉमन है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस का मतलब होता है ना, जो चीजें बहुत आराम से मिले, है ना, कंफर्टेबली, जिसमें हमें ज्यादा कंफर्ट हो, जिसमें बहुत ज्यादा आराम हो, तो वो चीज क्या होती है, कन्वीनियंट होती है हमारे लिए। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग उसके नाम से ही बता रहा है कि इस तरीके से सैंपल्स को कलेक्ट करना, जिसमें जो इन्यूमरेटर या जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसे बहुत ही आराम मिले, उसे बहुत ही कंफर्ट हो, और उसके लिए सैंपल कलेक्ट करना बहुत ही आसान हो, इजी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्यूमरेटर को, इन्वेस्टिगेटर को बोला गया कि आप जो है, वो यहाँ रहता है और उन्हें बोला गया कि, और उसके घर के पास ना ये 3 स्कूल हैं, ठीक है, और भी स्कूल हैं उसके पूरे सिटी में, जो करके ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, कुछ दूर भी हैं, कुछ बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, कुछ स्कूल्स जो है ना बहुत डिस्टेंस पे हैं उसके। ठीक है,
अब किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया इस इन्वेस्टिगेटर को कि या इस इन्यूमरेटर को कि जाओ जो है सैंपल्स कलेक्ट करके लाओ, अलग अलग स्कूल से सैंपल्स कलेक्ट करके लाओ कि कैसे टाइप के बच्चे हैं स्कूल में ना, कौन बच्चा किस स्कूल में जो है ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, या सिटी में पूरे हमारे सिटी में कितने जो है बच्चे हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनके डेटा कलेक्ट करके लाओ। तो ये क्या किया यहाँ पे कन्वीनियंट सैम्पलिंग हम तब कह सकते हैं जब ये जो इन्यूमरेटर है ये बहुत लेजी पर्सन है, ये सोचेगा कि क्यों इतनी दूर 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 जाए, जो मेरे घर के पास ये 3 स्कूल हैं, इन्हीं 3 स्कूल से हम अपने डेटा को कलेक्ट कर ले और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जाके दे दे, कलेक्शन करके दे दे। ठीक है, तो इस टाइप में क्या होगा कि जब 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 डेटा का देखा जाएगा, रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसे क्लासिफाई किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, तो देखा जाएगा कि ये जो है ऐसा निकल के आया कि हो सकता है इन 3 स्कूल में जो थे कि बहुत ही कम इंटेलिजेंट बच्चे थे ना, कह सकते हैं कि जो शैतान वाले टाइप के बच्चे थे वो ज्यादा इन स्कूल में रहते थे, लेकिन जो बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे थे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो कुछ दूर के स्कूलों में रहते थे, किसी कुछ स्कूल्स में रहते थे। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्यूमरेटर ने कन्वीनियंस के चक्कर में जो है अपने पास के लोगों को ही चूज कर लिया, अपने पास के स्कूल को चूज कर लिया, और उससे ये कंक्लूजन निकल के आया, इंटरप्रिटेशन हुआ कि जो है इस सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम ब्रिलियंट है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका ड्रॉबैक हो गया कि कन्वीनियंस के चक्कर में क्या हो जाता है कि ये एक्यूरेट डेटा नहीं देता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि आराम, कंफर्ट और कन्वीनियंस तो मिल जाता है इन्यूमरेटर को, वो मेथड होता है, बट इस मेथड में क्या होता है एक्यूरेट डेटा के चांसेस कम हो जाते हैं, रिलायबल नहीं हो सकते हम इस मेथड के ऊपर। तो ये उसके डीमेरिट्स हो गए। इसकी मेरिट क्या होगी कि जब हमें पास में ही जाना पड़ रहा है डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो क्या हो रहा है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है ना, और हम बहुत कम समय में जो है लार्ज एरिया भी कवर कर पा रहे हैं बहुत इजीली तरीके से, और इनोमरेटर जो है वो कंफर्ट भी फील करता है। तो ये कुछ उसके मेरिट्स हो गए कन्वीनियंट सैम्पलिंग के। ये बात समझ में आई कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होता है? कन्वीनियंट सैम्पलिंग की मीनिंग पूछेगी तो मैं बताना है कि इस मेथड में सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड कंफर्ट ऑफ द इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर के कन्वीनियंस और कंफर्ट के बेसिस पे सैंपल्स को कलेक्ट किए जाते हैं। ओके, Yes, ma'am. इज इट? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके, और एक बार आप लोग जरूर से जो है वीडियो देखिएगा, अभी हम फिर से एक बार लिंक सेंड कर देंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, और अगर क्लास नहीं अटेंड हो पाती है, मान लो 12:30 में किसी भी रीजन से, पहली बात तो करनी चाहिए जरूर से तुम लोगों को क्लास, है ना, ऑनलाइन ही क्लास चल रही है तो क्लास नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए ही, यानी कंफर्ट के लिए ही मैंने जो है रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर देती हूँ उसको यूट्यूब पे। तो जिनकी मिस हो जाती है उनके लिए ये एक बेनिफिट है, एक मेरिट ही है कि उसे हम जाके वीडियोस को दोबारा से देख ले, कभी भी देख ले, शाम में देख ले, रात में देख ले, किसी भी टाइम देख ले, लेकिन कम से कम देख ले, जिसकी वजह से हमें जो है प्रिपेयर हो जाए ना, हमें समझ में आ जाए कि इसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। समझ में आई बात? नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है इसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि सैम्पलिंग से रिलेटेड है। तो सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें होती हैं, दो इम्पोर्टेंट। तो देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल है सैम्पलिंग का कि नियम है उसका, कह सकते हैं कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज, है ना। एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब हम जिसे कह सकते हैं ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ लार्ज नंबर या इनर्शिया मेन होता है नाम। और फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज में देखो क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, if a sample of adequate size is selected from large population, it tends to possess the same characteristics as those of population। अभी समझाते हैं ये क्या होता है। पहले ये देख लो कि बस इसमें बोल रहा है कि अगर हम सैंपल जो है वो एक लार्ज पॉपुलेशन से कलेक्ट करेंगे तो उसमें जो पॉपुलेशन के जो उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उस सैंपल में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलेगी। पहली बात ये हो गई।
और भी एग्जाम्पल से बताते हैं। और दूसरा वाला ये देख लो कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहा है कि द एवरेजेस ऑब्टेन फ्रॉम लार्ज ग्रुप आर मोर स्टेबल, दैट इज लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी। इस वाले में बोल रहा है कि जितना ज्यादा अगर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप होगा जिसमें से हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे होंगे, है ना, जितना बड़ा ग्रुप होगा जिसमें से हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे होंगे, उतना ज्यादा चांसेस होता है कि जो हमारा सैंपल है वो एक्यूरेट रहे, उसकी एक्यूरेसी का चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देखो बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है कुछ सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं और ये एक ग्रुप है, ठीक है, और दोनों में ऑलमोस्ट क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब इन दोनों यूनिवर्स में दोनों ग्रुप में क्या जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे सेम है, इसमें भी 9 है, अगर इसमें भी 9 है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिया। पहला लॉ बोल रहा था कि अगर हम लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें से हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों को चूज कर लिया, 3 सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट कर लिए, तो क्या होगा कि जो ये पूरा जो पॉपुलेशन है, इन 3 सैंपल में इस पूरे पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आएगा। समझ में आया कि जो जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो 3 सैंपल हैं ये वो चीज दिखा रहे हैं कि ये पूरे लोगों में जैसा उनमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उनमें भी सेम, फॉर एग्जांपल अगर हाइट के अकॉर्डिंग चूज किया तो ये जो 3 सैंपल हैं इसमें अगर सारे लोग जो हैं ज्यादा हाइट के निकले हैं तो हम ये मानेंगे कि ये जो यूनिवर्स है उसमें भी क्या होगा, सैंपल हमने यूनिवर्स में से निकाला है, उस ग्रुप से निकाला है, तो हम ये बोलेंगे कि इस पूरे पूरे जो यूनिवर्स है, ये जो पूरे पॉपुलेशन है, इस पूरे पॉपुलेशन में भी क्या है, ज्यादा हाइट के लोग हैं, तभी हमारा सैंपल जो है वो ज्यादा हाइट का निकला है, ऐसे जो लोग निकले हैं जिसमें जिनकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, ये एक होता है तरीका। और दूसरा होता है कि अगर हम क्या करेंगे, लार्ज ग्रुप में से पॉपुलेशन को चूज करते हैं, क्या होता है कि जब यहाँ पे हमने 3 लिया था, और यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 लोगों को चूज कर लिए, 5 सैंपल्स निकाल लिए, तो अब ये बताओ खुद ही से कि इस वाले सैंपल में एक्यूरेसी की चांसेस ज्यादा है या इस वाले सैंपल में एक्यूरेसी की चांसेस ज्यादा है। पॉपुलेशन दोनों में ऑलमोस्ट सेम थी, तो एक्यूरेट आंसर तुम्हें क्या लगता है कि 5 लोग रहेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएंगे या 3 लोग रहेंगे तो ज्यादा हम पॉपुलेशन के बारे में एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाएंगे, क्या हो सकता है? तनु फिर से बोलो। मैम जितने ज्यादा लोग हाँ, जितने बिल्कुल पॉपुलेशन में से जितने ज्यादा लोगों को हम सैंपल में चूज करेंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि ये पॉपुलेशन के बारे में एक्यूरेट रिजल्ट बोल रहा है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि लार्जर द साइज ऑफ सैंपल, जितना बड़ा सैंपल का साइज रहेगा, मोर एक्यूरेट द रिजल्ट आर लाइकली टू बी, उतना ही चांसेस रहेगा कि रिजल्ट जो है हमारा एक्यूरेट आ सके। ठीक है, क्योंकि हो सकता हो यहाँ पे ऐसे लोग छूट गए हो जिनसे जो है यहाँ के सैंपल में कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ फर्क आ जाता या उसके रिजल्ट में कुछ फर्क आ जाता, तो इसलिए जितने ज्यादा सैंपल में से लोग चूज करेंगे उतने ज्यादा एक्यूरेसी की चांसेस होती है। और दूसरी बात ये कि जो सैंपल में से लोगों को चूज किया जाता है वो ये माना जाता है कि ये पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, जो पहले वाले में बात लिखी थी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो सैंपल में चूज किए जाते हैं वो ये होता है कि वो पूरे पॉपुलेशन का और इनका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तभी तो हम लोगों ने इनको चूज किया, क्योंकि ये पॉपुलेशन के बारे में ही तो एक रिजल्ट हमें दे पा रहे हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद एक काम है आप लोगों के लिए छोटा सा, एक होमवर्क है, और चलो होमवर्क तो जो है आज नहीं डिस्कस करेंगे, या कर भी सकते हैं क्योंकि हमने वो टॉपिक जो है आपको ऑलरेडी सेंड की हुई है। देखो नोट्स में हमने एक टॉपिक सेंड की थी जिसमें लिखा हुआ था, नोट्स में एक टॉपिक थी जिसमें लिखा हुआ था कि सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, है ना।
सेकेंडरी डेटा के दो सोर्सेस होते हैं मेन, क्या, एक होता है पब्लिश्ड सोर्स, दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पब्लिश डेटा मतलब कि जहाँ पे जो भी प्रिंटेड फॉर्म में हो डेटा अवेलेबल ना, हमारे पास जितनी भी चीजें जो हमें डायरेक्ट खुद नहीं कलेक्ट करनी है, खुद ने हमने फर्स्ट टाइम नहीं डेटा कलेक्ट किया है, ये ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा था। तो जो चीजें ऑलरेडी कलेक्टेड होती हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिश होती हैं। तो कहाँ कहाँ पब्लिश हो सकती है, उसी के ये एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट जो है उसको पब्लिश कर सकती है, या सेमी गवर्नमेंट जो होती है वो उसे पब्लिश कर सकती है। रिपोर्ट्स होते हैं, या ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, वो अपने सेल्स का रिकॉर्ड वगैरह जो कितना बाई किए कितना सेल किए उसको एक डेटा एक मैगजीन में पब्लिश करते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जो चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज के बारे में हर जगह से डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, उसी तरीके से न्यूज़पेपर हो सकता है। न्यूज़पेपर जैसे कि उसमें क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ सर्वे होता रहता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो न्यूज़पेपर में भी हमें कलेक्टेड डेटा मिल जाता है। और जो हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलता है उसे हम गवर्नमेंट पब्लिश डेटा कहते हैं। सेमी गवर्नमेंट वो जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलकर कलेक्ट करती है उसे सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। तो उस तरीके के डेटा कलेक्शन को क्या कहते हैं, पब्लिश डेटा कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो पब्लिश रहता है। अनपब्लिश्ड यही होता है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं बाय द गवर्नमेंट एंड अदर जनरली फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब हम अपने ऑफिस के लिए या खुद के काम के लिए कंजप्शन करने के लिए डेटा को जब पहली बार से कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, डेटा अनपब्लिश्ड डेटा होता है, क्योंकि उसको कहीं पे प्रिंट नहीं किया गया, कहीं पे लगाया नहीं गया, बस वो पहली बार कलेक्ट किया गया था और खुद के सेल्फ पर्पस से कलेक्ट किया गया था। ओके यस मैम। ओके, अभी हम आपको सेंड करते हैं फोटो होमवर्क वाले क्वेश्चन की भी और इस नोट्स की भी। ये हमने ऑलरेडी सेंड किया था, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा और जो भी कंफ्यूजन होगा आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस होगा ना।